भारत की उनकी इंटरनेशनल पोजीशनिंग का अंदाजा नहीं। मैं काकड़ साहब को बताना चाहूंगा कि हिस्ट्री की किताब को अच्छी से अगर नहीं पढ़ सकते, तेजाज खुद बनाते हैं, वो तेजाज खुद बनाते हैं। आपके F-16 का टायर पंक्चर हो जाए तो यहां से मांगते हैं आप, उन्होंने टेक्नोलॉजी आपको ट्रांसफर नहीं की थी साथ F-16 के, वो तेजाज खुद बनाते हैं। वो अपनी पंक्चर लगाने की टेक्नोलॉजी भी नहीं है ना पास, कुछ भी नहीं है इनको, उन्होंने दी। मैं बल्कि आज मैं चशमदीद गवाह हूं, मैं यहाँ पे जब F-16 मिले थे, यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर से क्वेश्चन किया गया था कि जब आप कोई इतनी मिकदार में चीज लेते हैं तो उसके साथ ये इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, उसके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाती है। तो वो मेरा जो मेरा उस वक्त का जो डिफेंस मिनिस्टर था, उसने वॉशिंगटन डीसी में कहा था, उसने कहा शुक्र करो F-16 मिल रहे हैं, टेक्नोलॉजी की क्या बात करनी है। मुझे ये बताएं कौम का क्या बनेगा? कौम तालीम के बगैर मर जाएगी, ये हालत है आपकी इस वक्त। दुनिया आपसे माफिया मांगती फिर रही है आपसे, दुनिया कहती खुदा का नाम है। जब ईरान ने भी कहा है कि हमने इनके लिए दरवाजे नहीं खोलने, तो अब ये देखें कि आपसे दुनिया बेजार कितनी। नोट करें जरा, दुनिया अब आपके मिन्नतें कर रही है कि खुदा का नाम यार कोई नया दरवाजा देखो। आपके पड़ोसियों ने दरवाजे बंद कर दिया, लेकिन आप है कि वो कहते हैं शर्म हमको मगर नहीं आती। अब बंदा क्या करे, क्या करे? कि जो ईरान है मुस्लिम उम्मा, बरादर इस्लामिक कंट्री, क्या ये खुला तजाद नहीं बकौल सुहेल वड़ाइक साहब? नहीं, इत्तेजाद तो मैं समझता हूँ बिल्कुल है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी जो कि मेरे ख्याल में आपकी है ही नहीं, उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा है। मैं समझता हूँ कि आप यू ऑलरेडी आइसोलेटेड इन द वर्ल्ड। आपके अफगानिस्तान के साथ अब बॉर्डर है, उनके साथ आपके हालात क्या हैं, आपके भारत के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं? आज ईरान ने भी आपको जवाब दे दिया है, सी पैक पे आपने पिज़्ज़े बना लिए हैं, आज आप अमेरिका बैठे हैं यहाँ पे। मैं ये समझता हूँ कि आपके रिलेशनशिप किसके साथ ठीक है? अगर ठीक है तो सिर्फ उन ममालिक के साथ जिनसे आपको उम्मीद होती है कि वहां से कोई डॉलर या पाउंड मिलेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इसको फॉरेन पॉलिसी नहीं कहा जा सकता, इसको डॉलर डिप्लोमेसी कहा जा सकता है। वरना मैं समझता हूं कि आज इस वेरी इंसल्टिव, लम्हा फिक्रिया है कि उन्होंने आप पे बद-एतमादी का इजहार क्यों किया है। दे डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर। क्या वजह है? हालांकि वो सऊदी अरेबिया से ठीक उनके रिलेशनशिप ठीक है, यमन हुती उनके साथ जो उनको प्रॉक्सी उनका कहा जाता है विंग है, वो सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशनशिप ठीक कर रहे हैं। ईरान चाइना जा रहा है, ईरान साउथ अमेरिका जा रहा है, ईरान रशिया जा रहा है, लेकिन आप उसके दूसरे क्यों? क्या वजह? क्या वजह? इसकी वजह यह है बिकॉज यू आर नॉट सीरियस। यू आर नॉट सीरियस अबाउट पाकिस्तान, यू आर नॉट सीरियस अबाउट योरसेल्फ। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि आपने 76 साल में कोई ऐसा स्टेप नहीं किया जिससे आपकी कोई दुनिया के अंदर पिज़राई हो, कोई रिकग्निशन हो, कोई एक अच्छा अमल आपने ऐसा किया हो कि पीपल कैन रिलाई ऑन यू। अब तो पाकिस्तानी खुद भाग रहे हैं वहां पे, ईरानियों ने आपके साथ क्या करना है? लोग बेचारे, कोई पैदल भाग रहा है, कोई जायदादें बेच के भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इस तरह के हालात हैं। लेकिन सारी साहब, अगर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले हमने वो बॉर्डर ट्रेड शुरू की थी कि जी वो मंडियां बन रही हैं दोनों तरफ के बॉर्डर पे, ईरान से ताल्लुकात बड़े अच्छे हो रहे हैं, तो हमने चले अच्छी बात है, बड़ा हमने उसको वेलकम किया कि ठीक है बिल्कुल सबके साथ ताल्लुकात होने चाहिए। तो ये तो वो सब कुछ करके अब उन्होंने वीजा किसी और के लिए खोल दिया, जिसको आप दुश्मन कहते हैं उनके लिए खोल दिया, आपके लिए नहीं खोला। नहीं खोले। उसकी वजह ये है, मैं बताता हूँ ईरान के साथ आपका रिलेशनशिप क्या है। एक तो सबसे पहले जो आप शिया कम्युनिटी के साथ जो हालात आप करते हैं वो एक वजह है। दूसरी, आप उनके साथ ट्रेड नहीं करते, स्मगलिंग करना चाहते। आप अफगानिस्तान के साथ भी ट्रेड नहीं करना चाहते। आपके वजीर आजम और दूसरे जो लोग हैं उन्होंने इस दफा खुद एडमिट किया है कि जो लोग वहां पे हमारी एस्टेब्लिशमेंट के काम करते हैं उनके खिलाफ भी घेरा तंग किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपने एडमिट किया कि दिस इज इशू, लेकिन आप उसके बारे में करते कुछ नहीं। आप इस वक्त पहले दुनिया में दहशतगर्दी के लिए बदनाम थे, अब आप करप्शन के लिए बदनाम है। और आपको पता है ये आलिया, हम कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहे जो नहीं हो। आपके हर सड़कों के ऊपर मांगने वाले के हाथ के अंदर भी स्मार्टफोन है, हर तांगे वाले के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है। बेचारों को पता है हमारे साथ क्या हो रहा है। बद दुआएं भी देते हैं तो खुदा नहीं सुनता, दुआएं भी मांगते हैं तो खुदा नहीं सुन रहा। सर, मांगने वाले की आपने बात की तो कहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि भिखारी जो है वो वहां से शिकायतें आ रही थी अरब कंट्री से कि भिखारी यहाँ पर आ रहे हैं आपके, तो ईरान ने भी सोचा कि वीजा खोल दिया तो ये तो भिखारियों की लाइन लग जाएगी। नहीं, और दूसरा आप उनको वीजे की जरूरत नहीं। आप जिस तरीके से वो जिसको आपका वो डंकी कहते हैं, डंकी लगाना है आपके, तो लाखों के हिसाब से लोग वो पैदल चल के क्रॉस करके टर्की जा रहे हैं, टर्की से आगे ग्रीस जा रहे हैं, आधे बेचारे समुद्रों में मर रहे हैं। आपको तो वीजे की, मेरे ख्याल में उन्होंने आप सोचा इनको वीजे की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही पहाड़ियों से उतर रहे हैं। आप देखा आपने जिस तरीके से लोग जाते हैं, मुझे तो पता है ना किस तरह जाते हैं क्योंकि मेरे तो इलाके से जाते हैं लोग, मंडी बहाउद्दीन लोग, गुजरात गुजरांवाला, सियालकोट, यहाँ के जाने वाले जो मर रहे हैं बेचारे वहां। तो उन्हें जरूरत क्या है वीजे की? उन्होंने शायद समझा होगा कि ये लोग वीजा फ्री हैं यार, इनको क्या करना है बादर करके। आप ये इंटरनेशनल कम्युनिटी तो हिस्सा नहीं है, बॉर्डर आपके कंट्रोल में नहीं है। मैं कई दफा समझता हूँ आपके कंट्रोल में सिवाय करप्शन के है क्या? करप्शन में सिर्फ बिजी हैं आप, और कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, लेकिन सर इसका मतलब ये हुआ कि जो मुस्लिम उम्मा है उसकी वो नहीं है, बल्कि मजहब का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने इंडिया के लिए वीजा खोल दिया। लेकिन सर जो हमारे काकड़ साहब हैं तो उन्होंने तो कहा है कि हमें तो जरूरत ही नहीं इंडिया के साथ क्रिकेट खेलने की, हम तो जंग लड़ेंगे, बल्कि हम 300 जंग लड़ेंगे हम। उन्होंने तो मोदी साहब और जो अमित शाह साहब है उनका नाम लेकर ललकारा है। काकड़ साहब सबसे पहले तो मैं हैरान हूं। पहले तो
काकड़ साहब को खुद अपनी पोजीशन का अंदाजा नहीं है कि वो इलेक्शन के लिए आए हैं, और काजी फैज ईसा साहब ने उनकी पोजीशन को डिनाई कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन के होते हुए इस गवर्नमेंट का सेटअप की कोई वजह जरूरत नहीं थी। और दूसरा, काकड़ साहब को मैं पूछना चाहूंगा, हिस्ट्री के हिसाब से देखते, ये मेरे अल्फाज नहीं है, असगर खान साहब के, एयर मार्शल असगर खान साहब के यूट्यूब के ऊपर आज भी इंटरव्यू है कि सारी जंगें आपने शुरू की और सारी जंगें आपने हारी, सारी जंगें आपने हारी हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका 60% जिस्म का हिस्सा कट चुका है 70s में। बल्कि मैं ये आज एक चीज कोट करना चाहूंगा काकड़ साहब को। काकड़ साहब अगर अमीर अब्दुल्ला नियाजी साहब जो थे, अगर उनसे पूछते, उनके उस वक्त उनके जो एक ISPR के डायरेक्टर सदीकी साहब थे, उनसे उन्होंने एक दफा जिक्र किया कि यार मैं जंग, उनका एक बयान ये होता था, वो कहते थे आखिरी गोली आखिरी सिपाही, और वो कहते थे कि मेरा कंपैरिजन तारक बिन ज़ियाद से किया करो। उन्होंने कहा कि मैं जंग करता हुआ कलकत्ते तक पहुंच जाऊंगा, ये वो ASPR के ब्रिगेडियर सदीकी साहब को फरमाते थे। फिर जब उनको जहाज में बिठा के एज ए कैदी फोर्ट विलियम कलकत्ता जब लेके जहाज उतरा, तो उनका एक सबॉर्डिनेट था, तो उसने पंजाबी में उसने कहा न्याय साहब कलकत्ते आ गए हो, तो उसने कहा मेरा मकसद ये है कि पहले देखें कि आप 60% लूज कर चुके हैं इस कंट्री का, जो एक मेजॉरिटी एरिया था, पॉपुलेशन थी। आज आप जंग करने की सलाहियत रखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं, आप सर्वाइव करने की सलाहियत रखते हैं? ये मैं पूछना चाहता हूं। और दूसरा, अगर आप अपना हुजम देखें, अपनी इकॉनमी देखें, अपना कद काट देखें, आप हालात देखें, रिप्यूट देखें, और दूसरा मैं उनसे काकड़ साहब से पूछना चाहूंगा कि इस वक्त जो कुछ गाजा में हो रहा है, कोई दुनिया की ताकत उनको इंटरफेयर कर रही है इस वक्त? तकरीबन एवरेज वहां पे 1000 से 1500 फलस्तीनी डेली बेस पे मारे जा रहे हैं, और दुनिया का रूटीन पे काम चल रहा है सारा। मैं शाक, नागासाकी में 13,000 टन फेंका था अमेरिका ने, 12,000 टन इस वक्त वो गाजा पर फेंक चुके हैं। वो बोला वहां सर, वो कह रहे सर, काकर साहब ने कहा है कि हम गोलियां खुद बनाते हैं। हाँ। सर, ये भी उन्होंने बोला बीच में कि हम खुद गोलियां बनाते हैं। पैरासीटामोल की गोलियां बनाते होंगे, दूसरी गोलियां तो वहां कहां से बनाते होंगे, किस चीज से बनाते होंगे भाई? लेकिन उसमें मैं ज्यादती है, मेरी ख्वाहिश है, अगर काश ही पाकिस्तान का कोई केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर या कोई प्राइम मिनिस्टर तालीम की बात करता, एक्सपोर्ट की बात करता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता, कोई बात करता कि चाइना से बिजनेस सारा दुनिया में जा रहा है निकल के, कोई पाकिस्तान में भी आ जाए। 51% खवातीन जो घरों में बैठी हैं, जिनको बापर्दा करा के आपने हैंडीकैप कर दिया है, उनको एंगेज करने की कोशिश करता, वो कौम को किसी ट्रैक पर लाने की कोशिश करता। मैं दुख के साथ ये कहूंगा आलिया, मेरी मातृ मिल्लत ऐसा एक मुल्क है जहां कर्जा मिलने पे जश्न मनाए जाते हैं, जहां अपनी प्रॉपर्टी बेचकर अपना पाकिस्तान बेचकर जश्न मनाए जाते हैं। आजकल आप जश्न मना रहे हैं कि अरामको ने आपका 40% ऑयल एंड गैस कंपनी को खरीद लिया, आप जश्न मना रहे हैं, आप कहते हैं कि डॉलरों की बारिश शुरू हो चुकी है। कौन सा ऐसा कोई देखा आपने ऐसा जी शऊर इंसान जो अपना घर बेच के जश्न मनाए? कोई ऐसा होता है जो कर्जा लेकर गुर्दे अपने लिखवा के जश्न मनाए? कोई? ये वाहिद मेरी मादर मिल्लत है। और उसी तरह की बात काकड़ साहब ने कर दी है कि 300 जंगें लड़ेंगे। यार किसकी बात कर रहे हो? कौन सी? ये जंगों का दौर है। और पहले गाजा की तो हालत देख लो यार, क्या है वहां पे, क्या हालत क्या है उनकी। और इस वक्त आपको पता नहीं है भारत की उनकी इंटरनेशनल पोजीशनिंग का अंदाजा नहीं। मैं काकड़ साहब को बताना चाहूंगा कि हिस्ट्री की किताब को अच्छी से अगर नहीं पढ़ सकते, तेजाज खुद बनाते हैं, वो तेजाज खुद बनाते हैं। आपके F-16 का टायर पंक्चर हो जाए तो यहां से मांगते हैं आप, उन्होंने टेक्नोलॉजी आपको ट्रांसफर नहीं की थी साथ F-16 के, वो तेजाज खुद बनाते हैं। वो अपनी पंक्चर लगाने की टेक्नोलॉजी भी नहीं है ना पास? कुछ भी नहीं है इनको, उन्होंने दी। मैं बल्कि आज मैं चश्मदीद गवाह हूं, मैं यहाँ पे जब F-16 मिले थे, यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर से क्वेश्चन किया गया था कि जब आप कोई इतनी मिकदार में चीज लेते हैं तो उसके साथ ये इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, उसके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाती है। तो वो मेरा जो मेरा उस वक्त का जो डिफेंस मिनिस्टर था, उसने वॉशिंगटन डीसी में कहा था, उसने कहा शुक्र करो F-16 मिल रहे हैं, टेक्नोलॉजी की क्या बात करनी है। तो ये छोड़े इन बातों को। काकड़ साहब आपने जंगें करनी है, क्या आपने करना है, सर उसको छोड़ते हैं साजी साहब। नहीं, उसमें मैं क्या पिद्दी का शोरबा चले, कोई नहीं, ऐसी चलती रहती है। लेकिन ये मैच्योर बात नहीं है। मैं ये अप्रिशिएट नहीं करूंगा जो दूसरों को मैं सिर्फ ये क्रेडिट दे देता हूं। वहां इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, वहां पे इलेक्शन है, 10 दिन के अंदर दो चीजें हुई वहां पे। उन्होंने असेंबली में खड़े होकर अमित शाह साहब ने 24 सीटों की बात की है, और उसके 10 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में बात की है उन्होंने। लेकिन अपने कश्मीर की बात कर रहे हैं वो। POK की बात अमित शाह साहब ने की है, लेकिन सियासी बयान है उनका। लेकिन उनकी पोजीशन देखें, वो तो बात कर रहे हैं करने की, उनका मैं समझता हूं उनकी बात में वजन है। आपकी बात में वजन है? मैं छोड़े काकड़ साहब, और TTP वाले घुस के 23 लोग आपके फौजी मार गए यूनिफॉर्म में अंदर, वो तो रोक लो यार, पहले रोके उनको पहले। और वो मारते हैं बॉर्डर से दूसरी साइड पे जाकर बैठ जाते हैं, वो मार के बॉर्डर की दूसरी साइड पे चले जाते हैं। वहां से जाके मेरा ख्याल वो आगे से इनको बताते, बल्कि वो वहां से दूसरी साइड पे बैठ के उसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं। वो कहते हैं हमने मारा है, और उन्होंने वीडियो बनाई इस दफा मारने की, और बना के उन्होंने अपने मीडिया विंग पे चलाई है, हमने देखो ये किस तरह मारा है।
तो साजिद साहब, लग तो ऐसा रहा है कि इंडिया तो पता नहीं, इंडिया से जंग आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है अफगानिस्तान से जंग जरूर हो जाएगी अभी कुछ अरसे में। हालिया कब होगी? आप हर बंदे को डराते हैं, हम एटॉमिक पावर है, और रोजाना घुस के मारते हैं आपके अंदर, घुस के मारते हैं पठान आपके, उधर नहीं जाते आप। उनके इंडिया से मान ली आप 300 जंगे करना चाहते हैं, 400 कर लें, और यार 200 जंगे उधर भी कर लो टीटीपी वालों से, वो घुस के मार रहे हैं अंदर, उधर बोलते ही नहीं। ठीक है, तो सर जरा एक और टॉपिक पे चलते हैं। आर्मी चीफ का पहला विजिट अमेरिका का, क्या सिग्निफिकेंस है? इसको कहा जा रहा है, बड़ी इसके ऊपर डिबेट हो रही है, बात की जा रही है कि एक तो ये कि बड़ा है विजिट इसलिए कि उनका पहला विजिट, और दूसरी एक बात कि जो इस वक्त हालात वाकयात चल रहे हैं मुल्क के अंदर भी और बाहर भी। अच्छा, अब जो हमें अभी तक खबरें मिली जो कि ISPR की तरफ से भी और मीडिया पर भी जो चल रही है कि उनकी मुलाकात हुई है सेक्रेटरी स्टेट मिस्टर ब्लिंकन से और ऑस्टिन लाइट से, जो हाई अथॉरिटीज उनके साथ उनकी मीटिंग हो गई, तो उसमें उन्होंने रीजनल इश्यूज जो उठाए, कहा जा रहा है कि उसमें उन्होंने कश्मीर का इशू भी उठाया। तो आपकी हमारी इधर आए हुए हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? मैं वो देख रहा था, वो मेरे लिए देखिए इस वक्त वाशिंगटन डीसी में उन्होंने कोई खातर बात नहीं की, बाहर निकल के जो लोग इसमें जो हैरान हैं, कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं दी गई। लोगों की क्या सराहियां हैं, चैटर्स चल रहे हैं, कुछ पाकिस्तान के जो लौंडे लपाड़े हैं वो कह रहे हैं जी आते ही मार्शल लगा देंगे, ये अपनी सीट पक्की कराने गए हैं, कुछ बातें हो रही हैं। जो खबरें मैंने पढ़ी थी उसमें 3 अल्फाज उन्होंने मैंने जो देखे हैं, म्यूचुअल इंटरेस्ट था, रीजनल सिक्योरिटी थी और ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट की बात की थी। और जो मैं पहले भी शायद आपके मैंने सेगमेंट में एक दफा कहा था कि एक अंडरस्टूड सी बात है कि आते ही इनसे ये कहेंगे कि आप ये दोहा एग्रीमेंट पे आप अफगानिस्तान के लिए हमारी हेल्प करें आप, और आपका छोड़ा वासला जो है वो हमारे ऊपर चल रहा है, और उसको आप अगर कोई 5-6 बिलियन डॉलर दे दें तो दुबई और लंदन में हमारे जो काम रुके हुए वो चल जाए आगे। लेकिन देखें आप म्यूचुअल इंटरेस्ट आपका क्या है अमेरिका के साथ? आपका इंटरेस्ट है, उनका क्या इंटरेस्ट होगा सिवाय चाइना के? और इंडिया उनको सूट करता है ग्लोबल साउथ में, वो आप क्या कर सकते हैं चाइना के खिलाफ? कैन यू सर्व यूएस अगेंस्ट चाइना? क्या आप कर सकते हैं? मेरे ख्याल में नहीं। आप यहां पे सिर्फ आए इसलिए है कि चाइना ने पैसे देने आपको बंद की, आप सिर्फ इस वजह से यहां बैठे हैं। और दूसरा जो मैं कहूंगा, रीजनल सिक्योरिटी में आप क्या कर सकते हैं? दूसरा सब्जेक्ट कहा गया रीजनल सिक्योरिटी की बात करेंगे, आप कर सकते हैं। 23 लोग आपके यहां मौजूद होते हुए वाशिंगटन डीसी में उन्होंने मार दिए। रीजनल सिक्योरिटी के आपके हालात, आप इतने बेबस हैं, उसमें क्या आप कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते, कोई दूसरे ही आपके साथ करेगा। आप तो कुछ नहीं, आप तो पता नहीं, जिस तरह के आपके हाथ मिलिट्री मैन का हाथ पीछे बंधे हैं, या उनको पीटीआई से फारग नहीं हो रहे हैं, उनकी फोन कॉल उनसे मेरा आप अंदर से आप पीटीआई से जान छूटे तो बॉर्डरों का कुछ करें। आपके हालात तो ये एक बंदे को 2-2 दफा अरेस्ट करना, एक इंटरव्यू देना, उस पर तसल्ली ना होनी, फिर हफ्ते बाद फिर पकड़ लेना, फिर उसको कराना। और भाई उधर टीटीपी वालों को भी तो देखो यार, वो क्या कर रहे हैं उधर जाने की, तो पता नहीं उधर इंटरेस्ट ही नहीं है उस साइड। आप तो बल्कि सर मैं देख रही थी नवाज शरीफ साहब की जो स्टेटमेंट है, वो उसमें इरफान सिद्दीकी ने ये कहा है कि राहील शरीफ जो फॉर्मर आर्मी चीफ थे, रिटायर्ड जनरल, अब नहीं रिटायर्ड तो हो गए लेकिन वो अभी सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं, तो राहील शरीफ ने नवाज शरीफ को ये ऑफर किया था कि पनामा का आपका केस हल करवा देते हैं, आप एक्सटेंशन दे दें। तो ये इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है कि ये उन्होंने काफी जोर डाला और काफी प्रेशराइज किया इस बात। नहीं, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है, राहील शरीफ साहब ने भी किया होगा। हमारे मोहतरम जो है बाजवा साहब हैं, वो हैं टॉप सिटी वाले को उठा के जो जूते मारते रहे, करते रहे इस्लामाबाद में। क्या काम आप नहीं किया? आप ये मुझसे बताएं, क्या काम नहीं किया? ये सब किए होंगे। कोई झूठ बोले मुझे तो उसका भी यकीन आ जाता है, क्योंकि हमारी रिप्यूट ऐसी है, हमारा माजी ऐसा है, हमारी भरी पड़ी है सारी चीजें। मैंने जिस तरह अभी आपको अमीर अब्दुल्ला नियाजी की स्टोरी बताई, क्या मैंने या तो बताया ना, या तो कहे नहीं यार आप गलत कह रहे हैं। कोई झूठ भी आप कहता है तो लगता सच ही लगता है, इस तरह बिल्कुल ठीक है होगा, उन्होंने राहील शरीफ साहब ने कहा होगा, क्योंकि लुक्रेटिव, ऐसी पोजीशन इतनी लुक्रेटिव है कि लोग जिंदगियां अपनी कुर्बान कर देते हैं। मैंने आपको कहा नहीं था, मेरा खुद दिल करता है कि मैं बड़ा होकर आर्मी जनरल बन जाऊं, मेरा खुद दिल करता। अच्छा साजिद साहब, दूसरा आप ये भी बताइए कि ठीक है, ये जो एक चीज मैं उसमें थोड़ी सी चीज है, जो 2 चीजें मैं बताना चाहूंगा, अगली बात मैं कह नहीं सका, वो ये था। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका खुद चाहता है कि वो आर्मी से ही डील करे, किसी और से डील ना करे। उन्हें भी पता है हाइब्रिड सिस्टम है। आपके देखने वालों की इंफॉर्मेशन के लिए कहूंगा, आज तक 5 अमेरिकन सदूर पाकिस्तान गए हैं, 5 दफा जब वो गए थे पाकिस्तान में माशाल्लाह। तो ये आसिम मुनीर साहब जो हैं, बड़े दिल के राज इन्होंने भी सुने होंगे, इनको सूट भी करता है। और दूसरा जो खास कर आसिम मुनीर साहब को मैं एक मशवरा देना चाहूंगा, जो उन्होंने गलत स्टेटमेंट एक दे दी है डिप्लोमेटिक मिशन में। उन्होंने चंद पाकिस्तानियों को बुलाया और सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानी डायस्पोरा इज हाईली रिगार्डेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं पूछना चाहूंगा मेरे शाह साहब, सैयद साहब, जनाब अली, आपका सारा डायस्पोरा मेजॉरिटी अनपढ़ है, डंकियों पे आया हुआ है, किस तरह रिस्पेक्ट ले लेगा दुनिया में वो? आप सोच सकते हैं? आप डिग्गियों में घुस के आए जब एजेंटों को पैसे देके, तो डायस्पोरा क्या, आपने कितनी एजुकेशन देके भेजी है डायस्पोरा को? यहाँ पे कोई एजुकेशन दी आपने उनको? कोई ट्रेड बताया उन्होंने? आपने बताया उनको? आपको ये नहीं पता कि आपका जितना डायस्पोरा है वो पीटीआई का यहाँ बैठा है इस वक्त सारे का सारा, बल्कि मैसी के बाद जुलूस निकाल रहे थे आपके खिलाफ।
ये डायस्पोरा है आपका। उन्हें पता ही नहीं रिपब्लिकन पार्टी के स्पेलिंग क्या है, उन्हें पता ही नहीं डेमोक्रेट पार्टी किससे खाते हैं, उन्हें पता ही नहीं। तो डायस्पोरा की इज्जत कहां से हो जाएगी? पढ़ाते रहे आप इनको वहां पे डायस्पोरा को। डायस्पोरा अगर डंकियां लगा के आए तो वो डायस्पोरा क्या होता है? वो बैठा सारा यहाँ, आप कहते हैं वो हमारे एम्बेसडर है। फिर देख लें जिस तरह के एम्बेसडर आपने भेजे वो बने पड़े हैं आप। दूसरी बात उन्होंने कर दी मेरे मुर्शद ने, उन्होंने कहा मैं इस डायस्पोरा को कहता हूं आपको पाकिस्तान में आओ इन्वेस्टमेंट करें। और हजूर आप अभी यहां मौजूद हैं, अगर उन्होंने 23 बंदे मार दिए आपके यूनिफॉर्म, दुनिया जाने से डरती पाकिस्तान, आप कहते पैसे लेकर आए आप। मैं समझता हूं हम वाकई आंखों से अंधे हैं, कानों से बहरे हैं, पर नाक में रोटियां नहीं डालते। पता नहीं क्यों आप हमसे इस तरह के मजाक करते हैं कि पाकिस्तान आए पैसे लेकर आए। अदालतें आपकी फेल है, पुलिस आपकी फेल है। आप जो 5.10 अरब की करप्शन है कहते पाकिस्तान जिंदाबाद, आप उसको हलाल कर देते हैं। कौन आएगा वहां पे? आपकी बिजली सूटेबल है कोई चीज वहां मैन्युफैक्चर करने के लिए? सर वो पीआईए की फ्लाइट में पता चला कि पता नहीं कितनी देर तक वो ऑफ रही है लाइटें। मैं मुर्शद से पूछना चाहूंगा चाइना यहां से क्यों भाग गया? वो चाइना आ रहा था ना पैसे लेके, चाइना सी पैक बना रहा था यहाँ पे, वो क्यों भाग गया? क्योंकि लूटा है आपने उनको, आपकी ब्यूरोक्रेसी ने लूटा है। आपने सबने मिलकर उस पर पिज्जे खरीदे हैं। अब आप इन गरीबों को कहते हैं जो डंकियां लगा के आए कि पैसे लेकर आओ वहां पे। आज जिनको शौक है जाए, मेरे ख्याल में जाए। क्या अच्छा सर, ये इस टॉपिक पे ना आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी कि इसको इस तरीके से देखा जा रहा है, कहते हैं जितने मूड नहीं बातें, कोई कह रहा है कि ये इसलिए बड़ा है कि आप देखिए अगर वापस आएंगे तो माशाल्लाह लग जाएगा, कोई कह रहा है आप वापस आएंगे तो ढेरों ढेर पैसा लेकर आएंगे और पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे, और तीसरी बात ये की जा रही है कि जनाब वापस आएंगे तो कोई ना कोई जंग जो है अफगानिस्तान के साथ होने वाली है, और जो अमेरिका है वो भी ये चाहता है, और अमेरिका जो है ये मतलब आपने याद हो अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले साहिब साहब ये भी कहा गया अमेरिका की तरफ से एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कि पाकिस्तान हमारा नेटो और नॉन नेटो एलाई एंड पार्टनर है। देखिए उसमें इस वक्त चाइना गर्म है, इसमें कोई शक नहीं। चाइना अफगानिस्तान के साथ, एक तो सबसे बड़ी बात आपकी आखिरी बात के अंदर वजन है, क्योंकि तालिबान ने अपना एम्बेसडर भेज दिया था चाइना के अंदर, लेकिन और भारत भी जा चुका है, उनका डिप्लोमेटिक मिशन काम शुरू हो चुके हैं। रशिया भी एग्रेसिव है वहां पे, और उसमें सिर्फ मिसिंग है तो अमेरिकन पीस मिसिंग है, लेकिन अमेरिकन भी दोहा के अंदर बात कर रहे हैं तालिबान के साथ। लेकिन चाइना जो वहां पे एग्रेसिवली कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहा है वहां पे माइनिंग के, उसके लिए अमेरिकन परेशान है। ये आखिरी बात आपकी वजन है कि हो सकता है इनको कहा जाए कि जाके उन तुझी लितर फाड़ दो गल पै जाओ, तो आप पैसों के लिए पड़ जाते हैं। पहले माजी में भी करते रहे आप, कौन सी नई बात है? लेकिन उसमें आलिया जो 2 चीजें मैं बताऊंगा, अगर मुर्शद वापस जाके वहां पे मार्शल लॉ लगा लेते हैं, वो भी कोई नई चीज नहीं करेंगे, पहले भी कई दफा लग चुका है, क्या फर्क पड़ता है उसमें? पाकिस्तान की तरक्की का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। अब आगे दूसरी बात आपने कही है कि पैसा लेकर जाएंगे, मैं कहता हूं 10 बोरियां ले जाएंगे यहाँ से पैसों के, पहले डॉलर कम आए वहां पर, उससे क्या फर्क पड़ेगा? वो तो पैसे पहुंचेंगे नहीं, वो इनके आसपास ही कुछ चंद लोगों के काम आ जाएंगे पैसे। दोनों चीजें सर कुछ और पिज्जा ब्रांचेस बन जाएंगे, कुछ और ले लेंगे। पहले देखें, पहले पापा जान लिया था, पिज्जा हट ले लेंगे, डोमिनोज ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? मुझे ये बताएं आलिया, पाकिस्तान का क्या बनेगा? ना मार्शल वहां पे नया होगा, ना डॉलरों की बोरियां नहीं होंगी, ना डॉलरों की बारिशें नहीं होंगी। मुझे ये बताएं कौम का क्या बनेगा? कौम तालीम के बगैर मर जाएगी, ये हालत है आपकी इस वक्त। दुनिया आपसे माफिया मांगती फिर रही है आपसे, दुनिया कहती खुदा का नाम है। जब ईरान ने भी कहा है कि हमने इनके लिए दरवाजे नहीं खोलने, तो अब ये देखें कि आपसे दुनिया बेजार कितनी। नोट करें जरा, दुनिया अब आपके मिन्नतें कर रही है कि खुदा का नाम यार कोई नया दरवाजा देखो। आपके पड़ोसियों ने दरवाजे बंद कर दिया, लेकिन आप है कि वो कहते हैं शर्म हमको मगर नहीं आती। अब बंदा क्या करे, क्या करे? हम तो पॉलिटिकल रिफ्यूजी हैं भाई, हमें तो 35 साल हो गए, मैं तो एडमिट करता हूं मैं पॉलिटिकल रिफ्यूजी हूं। मैं तो अपनी औलाद को भी कहता हूं बेटा मैं तो पॉलिटिकल रिफ्यूजी हूं। मेरी मां बचपन में खुद टीचर थी, मुझे कहती थी पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। मैं कह जब पढ़ लिख के डिग्रियां 2 पोस्ट ग्रेजुएट ली, उन्होंने कहा यार हु द हेल यू आर, जॉब चाहिए तुम्हें, जॉब तुम क्या करोगे यहाँ पे? आगे ब्रिटिश एजेंट बैठे हैं, ब्रिटिश वो जो छोड़ के गए थे, इलेक्टेबल हैं या जो कुछ भी है, इस वक्त आपके ऊपर से भी मार रहे हैं इलेक्टेबल, नीचे से आपके सीएसएस वाले ब्रिटिश एजेंट हैं। वो लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, डिप्टी कमिश्नर की ऊंची छत वाले घर में बैठ के समझते हैं हम ब्रिटिश बन गए और पाकिस्तान से बदले ले रहे हैं, बदला ले रहे हैं पाकिस्तान से। लेकिन भूलते नहीं है कि लोअर क्लास से आए, लोअर मिडिल क्लास से, लेकिन बदले ले रहे हैं पाकिस्तान से। तो बचने वाले हालात नहीं है, क्यामत है, कहते हैं क्यामत सूरा है इस वक्त, क्यामत सूरा। सही शाहिद साहब, बेहद शुक्रिया, आपने बड़े इन डेप्थ एनालिसिस पेश किया। आपके आखिरी इसी नोट पर मैं कहना चाहूंगी, वो कहते हैं कि सर हर बंदा अपनी कयामत जो है अपने साथ लेकर चलता है, जन्नत और जहन्नुम। तो हम भी जन्नत और जहन्नुम साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आती, हमें पता नहीं चलता इस बात का। आलिया मेरी नजर में मैं समझता हूँ मैं जहां बैठा हूँ यही जन्नत है। उसकी वजह यह है कि मुझे कोई पुलिस वाला दिन में 4 दफा मेरा गिरबान नहीं पकड़ता। मैं अगर जहां दिल चाहे नमाज पढ़ना चाहूँ मैं वहां खड़ा होकर पढ़ सकता हूँ, और मैं अगर रिज़्क़ हलाल कमाना चाहूँ तो मैं कमा सकता हूँ, और मैं जो खाना चाहूँ वो मुझे मिल जाता है। मैं जहां बैठा हूँ क्रिश्चियन कंट्री है,
लेकिन ये मेरी नज़र में मेरी जन्नत है, इसमें कुछ नहीं। और दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि भाई खबर निकल कर आई है कि सऊदी अरेबिया की जो बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब कि आरामको, जो भाई साहब तेल का प्रोडक्शन करती है, और मतलब कि आपने देखे होंगे क्रिकेट में भी, क्रिकेट के जो टूर्नामेंट्स में भी स्पॉन्सर करते हैं वो आईसीसी को, मतलब पूरा स्पॉन्सर कर रखा है, मतलब कि साथ में ब्रांड कर रखा है। तो भाई क्या बोलते हैं, तो वो तो ऑयल की कंपनी है ना, मतलब कि इस वक्त वो ठप बैठी पड़ी थी, लेकिन भाई वो खबर नहीं है। लेकिन खबर ये है कि भाई सऊदी अरेबिया की जो कंपनी आरामको, उसका जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया है सऊदी अरेबिया में, ठीक है। और क्या बोलते हैं वहाँ उसमें 24 जो है ना, 24 नेशनल्स, मतलब कि भाई साहब उनकी जान चली गई। लेकिन भाई उनको कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तानी थे, 14 पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, ठीक है भाई साहब। ये क्या करने जा रहे थे ये तक अभी तक तो पता नहीं है, लेकिन भाई वो थे, ठीक है भाई साहब, ऐसा बताया जा रहा है। मैं बताता हूँ आपको, स्टोरी है ये NDTV वर्ल्ड की। 14 किल्ड इन आरामको हेलीकॉप्टर क्रैश इन सऊदी अरेबिया, रोस तनूरा एक जगह है अफगानिस्तान में, क्या बोलते हैं, सऊदी अरेबिया में। द कॉज ऑफ द क्रैश वॉज अननोन, दी सऊदी स्टेट न्यूज़ एजेंसी से, ठीक है, ओके। A helicopter belonging to Saudi Arabia's oil giant Aramco crashed on Sunday in Ras Tanura, killed 14 people on board. The Saudi state's news agency reported all 14 victims were Saudi nationals. The agency said the Ministry of Energy regret to announce that a helicopter operated by Saudi Arabia Aramco company crashed. Saudi Arabia's Aramco company's helicopter was crashed in Ras Tanura on Sunday, June 28 to 26, June 28 to 26 में at approximately 6 a.m. The accident resulted in the martyrdom of the 14 individuals on board, all of whom were Saudi Arabia nationals. The state's official Saudi press agency said in a statement. The cause of the crash was unknown, the agency said, adding that an investigations was ongoing. The investigations are underway with the participation of relevant authorities to determine the cause of the helicopter crash, the state news agency said. The Ras Tanura is located on the east-west coast of the state of Hormuz. Aramco had restarted its crude oil loading on Friday at the critics Ras Tanura terminal in the Gulf after operations were halted for near 4 months due to the US-Israel-Iran war in the Middle East. Saudi Arabia has largest exporter of the world has joined a rush to move cargoes after Middle East producers ramp up oil and gas output and exports ahead of an interim deal to halt the war बिटवीन दी यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान, ठीक है। थी मोटा तौर पे आपको मैं बताता हूँ कि भाई हुआ क्या है ये, मतलब कि भाई साहब अभी जो मतलब कि US ईरान और इसराइल की जो वॉर चल रही थी ना, तो भाई उसमें अब जो मतलब कि भाई साहब वो बंद हो गया 60 दिनों के लिए, ठीक है भाई साहब, वो वॉर बंद हुई, तो उसके बाद से मतलब कि ये खोल दिया गया था, ठीक है भाई साहब, मतलब कि रूट खोल दिया गया था। तो भाई साहब क्या बोलते हैं, जो सऊदी अरेबिया का जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है, मतलब आरामको की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, उसमें हलचल होनी शुरू हो गई थी, यानी कि मतलब कि भाई साहब प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था, ऑयल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था। और भाई साहब जो कार्गो शिप्स हैं वो ले जाने के लिए तैयार थे, मतलब कि ऑयल को दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो भाई अब उसी चीज़ को लेकर भाई साहब अब जो सऊदी अरेबिया आरामको का हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो गया, उसमें 14 नेशनल थे, लेकिन भाई साहब उसमें बताया जा रहा है कि 14 पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, जो कि भाई साहब उनकी जान चली गई। और भाई साहब इसको बताया जा रहा है कि ईरान ने हमला किया गया, ईरान द्वारा स्ट्राइक की गई है, और भाई साहब उन्होंने मतलब कि भाई साहब ये उड़ा दिया गया है। तो भाई साहब ये दावा कर रहे हैं भाई, तो बहुत बड़े लोग, बहुत बड़े मतलब कि जियो पॉलिटिक्स के बड़े पंडित ये दावा कर रहे हैं कि भाई साहब ये जो हादसा है ना भाई, ये करवाया गया है ईरान के इशारे पर, ईरान ने कराया है ये हमला, ठीक है भाई साहब। तो ये बहुत बड़ी खबर है भाई साहब, मतलब कि पूरी दुनिया को लेकर, ठीक है, कि भाई ये हो क्या रहा है पूरी दुनिया में, समझ रहे हो। तो इससे पता क्या चलता है, इससे ये पता चलता है कि भाई साहब मतलब कि ईरान और सऊदी अरेबिया मतलब कि किसी को, मतलब कि इनका बीच में ना कंपटीशन है, कोई किसी को आगे निकलने नहीं देता भाई, साफ बात तो यही है, ठीक है। क्योंकि भाई देखो सऊदी अरेबिया की रक्षा कौन करता, मतलब सिक्योरिटी कौन देता सऊदी अरेबिया को,
यूएस देता है, अमेरिका सऊदी अरेबिया को सिक्योरिटी देता है, तो भाई सब सऊदी अरेबिया चाहता है कि भाई हम अपनी सिक्योरिटी खुद कर सकें, इतने काबिल हो जाए। उसके लिए क्या चाहिए उनको, चाहिए परमाणु हथियार, ठीक है, वैसे न्यूक्लियर वेपन चाहिए उनको, और वैसे उससे वो अपनी सेफ्टी करना चाहते हैं, ठीक है। उसको बना के वो अपनी सेफ्टी करेंगे, और वैसे वो सेफ्टी के लिए ही उन्होंने ये शायद स्ट्राइक करी हैं, ठीक है, ये आरामको कंपनी के हेलीकॉप्टर पर, ठीक है। तो वो तो ये चीज़ चाहते हैं, ठीक है, वैसे क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई तो हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। लेकिन भाई ईरान चाहता है कि, ईरान भी तो यही चाहता है, लेकिन भाई तो ईरान मतलब कि ईरान और सऊदी अरेबिया का 36 का आंकड़ा है, ये पूरी दुनिया जानती है। दोनों ये अपने आप को इस्लाम धर्म का चौधरी बताते हैं, ठीक है वैसा। और ये कौन मतलब साबित करता है, ये तो आज तक कोई पता नहीं चला है, ठीक है वैसे। लेकिन भाई सऊदी अरेबिया में जो मुसलमान हैं वो पूरी दुनिया से जाते हैं, लेकिन ईरान में शायद मुझे इतना पता नहीं है कि जाते हैं कि नहीं जाते, लेकिन वहाँ पे भी पवित्र स्थल बने हुए हैं इस्लाम धर्म के। तो भाई ठीक है, तो लेकिन भाई सब दावा दोनों करते हैं कि भाई साहब मतलब कि भाई साहब इस्लाम धर्म की उत्पत्ति शायद उनके देश से हुई है, या फिर वहाँ से ही उनके खलीफा वगैरह जो इस्लाम धर्म में निकले हैं वो वहीं से निकले हैं। तो भाई ये दोनों को दोनों मतलब दावा करते हैं, लेकिन भाई साहब कितनी सच्चाई है इसमें, कितना वो है, तो ये तो भाई साहब कोई बता नहीं सकता है आज की डेट में, ठीक है। तो हम इस पर खबर अपनी मतलब कि नज़र बना कर रखेंगे, खबर इस खबर पर जो भी वो आएगी उस पर हम वीडियो बनाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो कम से व्हाट्सएप पर जरूर से कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोरंजन जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोज़ बनाते रहें। तो बस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।